हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। 11th क्लास की आज पहली वीडियो है। 11th फिजिक्स या फिर ऐसे बोल लो आप आईआईटी या नीट वगैरह एनडी वगैरह इन सब के लिए कवर कर रखा है। सबसे पहले हम ज़रा सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में फ़िज़िक्स को जो है टोटल 6 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। कितने पार्ट्स में? 6। कौन कौन सा? मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लियर? इसमें 3 सेक्शन जो है आपको 11th क्लास में पढ़ना है और 3 सेक्शन जो है आपको 12th क्लास में पढ़ना है। ठीक है। अब 3 कौन कौन सा है? मैकेनिक्स आपको 11th क्लास में पढ़ना है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास में पढ़ना है, वेव्स आपको 11th क्लास में पढ़ना है। बाकी के जो ये 3 बचते हैं ये आपका 12th क्लास है, ये भी आपका मॉडर्न फिजिक्स 12th क्लास है और ऑप्टिक्स भी क्या है? 12th क्लास है। क्लियर? मतलब मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स 11th क्लास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स कहाँ पढ़ना है? 12th क्लास में पढ़ना है। अब 3 तो 11th क्लास का हो गया और 3 कहाँ किसका हो गया? 12th क्लास का हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं कि किस में। अच्छा, एक और छोटी सी बात है। अगर आप सीबीएसई से हो तो थोड़ा सा सिलेबस में चेंज हुआ है, थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स इधर से उधर हुआ है। जैसे कि ऑप्टिक्स से कुछ टॉपिक को निकाल के 11th क्लास में डाल दिया गया है। ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स जो है उसको हटा दिया गया है। ठीक है। अब किस सेक्शन में क्या पढ़ते हैं? जैसे मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं किसकी? मोशन की स्टडी करते हैं। और किसके मोशन की स्टडी करते हैं? मशीन के मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक। ऐसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नाम से ही पता चल रहा, मतलब हीट का फ्लो कैसे होता है, किधर से किधर होता है, किस रेट से होता है, किस बॉडी में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है ना। इन सब के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। प्लस स्टेट ऑफ मैटर्स वगैरह इन सब के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। स्पेशली खास करके गैसियस स्टेट को हाईलाइट किया जाता है। वेव्स में साउंड वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी वेव्स की कंप्लीट स्टडी जो है हम कहाँ पढ़ेंगे? वेव्स टॉपिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम किसकी स्टडी करते हैं? तो इसमें जो स्टडी करते हैं वो चार्ज और मैग्नेट की स्टडी करते हैं। अब चार्ज रुका हुआ है कि चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है कि एक्सीलरेटेड है, मैग्नेट है चल रहा कि रुका हुआ है ना। इन सब से और इससे रिलेटेड जो फेनोमेना है इन सब की स्टडी कहाँ करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ऑप्टिक्स, लाइट एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है पूरा और इसीलिए उसे अलग से ब्रांच बना दिया गया, ऑप्टिक्स। ठीक है। यानी कि ऑप्टिक्स में कंप्लीटली किसकी स्टडी होती है? लाइट की स्टडी होती है। अब मॉडर्न फिजिक्स में आप ये समझ लो कि बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का आइडिया है ना, स्टार्टिंग का। जैसे आप इसमें पढ़ोगे एटम्स, न्यूक्लियाई वगैरह, रेडियो एक्टिविटी वगैरह, इन सब के बारे में। कहाँ पे? मॉडर्न फिजिक्स में। क्लियर? अच्छा, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करेंगे? तो हम स्टार्ट करेंगे अभी मैकेनिक्स। आई बात समझ में? चलो, तो बिना किसी टाइम पास के अपना डायरेक्ट सीधा सिलेबस स्टार्ट करते हैं। और सिलेबस में क्या स्टार्ट करेंगे? मैकेनिक्स। अभी मैंने बताया था आपको मैकेनिक्स में कंप्लीटली मोशन की स्टडी होती है। अब वो मोशन कैसा है, क्या हो सकता है भाई? रोटेशनल मोशन हो सकता है भाई, ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है रोलिंग मोशन हो सकता है। इन सब की स्टडी कहाँ करेंगे? हम मैकेनिक्स में करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर देते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत ही आसान टॉपिक है। सबसे बड़ी बात, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर आपको फिजिक्स ढंग से समझना है, ढंग से पढ़ना है, तो आपको क्या क्या आना कंपलसरी है। तो सबसे पहला जो हमने हेडिंग डाला है, कौन सा?
डायमेंशनल एनालिसिस, ये आपको हर हाल में अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो फिर फिजिक्स आप कभी भी ढंग से अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। दूसरा है वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, और तीसरा है आपका क्या, मैथमेटिकल फिजिक्स। अगर ये तीन चीज़ें फिजिक्स में आपको ढंग से आता है तो फिजिक्स में आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कौन कौन सा ध्यान रखना है ना, हर हाल में तीनों आपको ढंग से आना चाहिए। कौन कौन सा, डायमेंशनल एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस एंड मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक, तो अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। अब डायमेंशनल एनालिसिस में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। क्या, फिजिकल क्वांटिटी। क्वेश्चन ये है कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, कितने टाइप का होता है, फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, है ना, इन सब का हमें कंप्लीट आइडिया अभी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। ठीक, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। देखो, चलो पहले बात कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, क्या किया जा सके, मापा जा सके, मेजर किया जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया, मास। अब मैंने बोला 5 kg, तो मास को आपने मेजर किया कि नहीं किया, किस में किया, केजी में, आप ग्राम भी बोल सकते हो। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल और है, मैंने बोला लेंथ, जैसे मैंने बोला 6 किलोमीटर, तो आपने लेंथ को मेजर किया किस में, किलोमीटर में, तो इसका मतलब लेंथ भी मेजरेबल है, मास भी मेजरेबल है। इसका मतलब लेंथ और मास दोनों के दोनों कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। आई बात समझ में, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, सिंपल सा है, जिसको मेजर किया जा सकता है उसी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर, ये दोज क्वांटिटीज which can be measured and by virtue of which we describe the law of physics या फिजिकल साइंस, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल साइंस। देखो, अभी ये स्टार्टिंग का थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, अभी आपको 1-2 क्लास के बाद ही न्यूमेरिकल्स इसमें आएगा। ठीक, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, वे सभी क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट किया जा सके, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, एक मैंने लाइन इसमें और जोड़ा है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल साइंस कॉल्ड क्या, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे ना न्यूटन का सेकेंड लॉ की बात कर लेते हैं। हालांकि ये न्यूटन का सेकेंड लॉ का एक टूटा फॉर्म है ना, टूटा फूटा फॉर्म है, मतलब ये स्पेशल केस है। सबको मालूम है न्यूटन का सेकेंड लॉ, F इक्वल टू m, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखो फोर्स को मेजर करते हैं कि नहीं करते हैं, हो सकता है मेजर न्यूटन में करते हैं। अरे फोर्स का मेजरमेंट किस में होता है, न्यूटन में होता है, यानी फोर्स मेजरेबल है, इसका मतलब फोर्स क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। मास का मेजरमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में, पाउंड में, तो मास भी मेजरेबल है, तो इसका मतलब मास क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। मैंने जैसे बोला केजी की बात कर लेते हैं। एक्सीलरेशन भी मेजरेबल है। अब
इसकी यूनिट क्या होती है, किस में मेजर करते हैं, बस अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। ये मैंने लिखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी मेजरेबल है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वही तो बता रहा है, जिसको मेजर किया जा सके, जो मेजरेबल होगा वो फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो ये सभी मेजरेबल है, ये फोर्स, मास, एक्सेलरेशन तीनों के तीनों मेजरेबल है, इसका मतलब है क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। और ये तीनों क्वांटिटी ही मिलके तो न्यूटन के सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है, F = ma। ये फॉर्मूला तो बना एक, जो कि न्यूटन का सेकेंड लॉ है, ठीक। तो इसीलिए लिखा हुआ था बाय वर्च्यू ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल साइंस कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे फोर्स, मास और एक्सेलरेशन जो है न्यूटन के सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करने में यूज किया जा रहा है। तो यही वाला, ये जो लाइन लास्ट वाला लिखा था, ये इसका मतलब है, ठीक है। चलो, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, जिसको मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब काम की बात, जो हमें यहाँ से बात करना है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन ये है, फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को। तो ये हेडिंग है हमारा अपना, एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई सा भी, 3 तरीकों से कर सकते हो, और वो 3 तरीके हैं कौन कौन सा, इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज। किसके फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, ठीक है। और तीसरा जो मेथड है एक्सप्रेस करने का, वो ये है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट क्या होता है ना, बस थोड़ा सा वेट करो, मैग्नीट्यूड कॉमा यूनिट एंड डायरेक्शन, क्लियर। तो कोई भी दुनिया का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी, उन सभी को इन 3 तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हो। कौन कौन सा, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, भी इसका मतलब क्या है अभी एक्सप्लेन करते हैं। रेशियो के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड और यूनिट के फॉर्म में, और मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन के फॉर्म में, ठीक है। मतलब क्या है इसका, अच्छा याद करो, 10th क्लास याद है, 10th क्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, है याद, नहीं याद है, चलो मैंने ना एक छोटा सा एग्जांपल लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में आप कंप्लीट पूरा डिटेल में पढ़ोगे 12th क्लास ऑप्टिक्स में, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट और रिलेटिव 2 अलग अलग होता है ना, मैं सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा, बाकी जब आप पढ़ोगे पता चल जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अच्छा, अब देखो मैंने क्या लिखा था, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो के फॉर्म में। अब ये रेशियो तो है, क्यों बोला मैंने रेशियो, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, यानी ऊपर भी लाइट की स्पीड है, नीचे भी लाइट की स्पीड है, बस मीडियम अलग अलग है। अब जरा देखो, स्पीड होगा तो ऊपर क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड, मान लो ऐसा यूनिट की बात कर रहा है, ठीक। और ये भी स्पीड है तो इसकी भी यूनिट क्या आएगी, मीटर। तो बताओ जरा, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट ही नहीं है, मतलब ये क्या है, एक रेशियो है। तो यही लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, और उसका एग्जांपल क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर। अच्छा, दूसरा फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, यानी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को तो रेशियो में एक्सप्रेस कर देते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनमें यूनिट होना कंपलसरी है। जैसे मैंने बोला मास,
क्या बोला, बोलो, मास। और मैंने लिखा 5 kg। अब देखो 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और kg क्या है, यूनिट। इसका मतलब यह हुआ कि मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट भी होता है। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने बोला टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे लिख लिया मैंने 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब जरा बताओ 27 तो मैग्नीट्यूड है और डिग्री सेल्सियस क्या है आपका, यूनिट। तो यानी कि टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, यूनिट भी है। यानी कि मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, सब किस कौन से ग्रुप में आ रखा, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट भी है। ठीक है, तीसरा वाला क्या है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी कंपलसरी होनी चाहिए, यूनिट भी कंपलसरी होनी चाहिए, और डायमेंशन और आपका डायरेक्शन भी कंपलसरी होना ही चाहिए। जैसे मैंने बोला, अच्छा बताओ आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हो, जैसे मैं इसे खींच रहा या फिर ऐसे बोलो कि इसको धक्का दे रहा बोर्ड, ठीक, तो इसमें दिखाना तो पड़ा ना कि किधर की तरफ धक्का दे रहा है। अगर धक्का दे रहा तो अंदर की तरफ धक्का दे रहा, खींचूंगा तो बाहर खींचूंगा, तो डायरेक्शन इसमें कंपलसरी है कि नहीं। अब मैंने बोला 5 न्यूटन ईस्ट, ये तो इसमें 5 क्या है आपका, मैग्नीट्यूड, न्यूटन क्या है, यूनिट, और ईस्ट क्या है, डायरेक्शन। तो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, यूनिट भी होना चाहिए, और डायरेक्शन भी होना चाहिए। आई बात समझ में, मतलब यूनिट भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शन भी होता है। क्लियर। तो दुनिया का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, इन तीनों में ही क्लासिफाई हो जाता है, इस तीन के अलावा और कोई चौथा नहीं। आई बात समझ में। अच्छा, अभी ना हम डायमेंशनल एनालिसिस के बाद पढ़ेंगे क्या, वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। ये जो पहला और दूसरा वाला ग्रुप है, इसको ये स्केलर के उसमें आता है, और जो तीसरा वाला है ये किस में आता है, वेक्टर में आता है। यानी कि ये थर्ड वाला जो है, यानी वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होती है। हाँ, लेकिन अभी जो मैंने बोला डेफिनेशन वेक्टर का वो एक्चुअली सही नहीं है, पढ़ेंगे तब बात करेंगे। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ, अगर कहीं रेशियो में कोई क्वांटिटी है तो हमेशा स्केलर होगा। अगर किसी क्वांटिटी के बाद मैग्नीट्यूड और यूनिट है लेकिन डायरेक्शन नहीं है तो हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा। क्लियर। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, तीन तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, रेशियो के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड और यूनिट के फॉर्म में, और तीसरा क्या है, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन के फॉर्म में। आई बात समझ में। चलो मिटा दूं, आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बात कर लेते हैं। अब बाकी आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, बताओ जरा, क्या पढ़ा, बोलो ना। हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, अभी बताया क्या होता है, जो मेजरेबल हो, जिसको मेजर किया जा सके उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तीन तरीकों से करते हैं, रेशियो के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड और यूनिट के फॉर्म में, और तीसरा होता है मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन के फॉर्म में। बुझाया, आया समझ में कुछ। ठीक, अब हम बात करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, अब देखो, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, दुनिया की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको ना नेचर के बेसिस पे तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है आपका क्या, अभी हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम भी है भाई, दूसरा नाम क्या है, इसी को ना हम ऐसे भी बोलते हैं बेस क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा है आपका क्या, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
पहला क्या था? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तीसरा वाला जो है आपका वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। बुझाया? यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं भाई? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसका दूसरा नाम क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में? फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का हुआ? अरे बोलो ना, 3 टाइप का, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। अब हम इन सब के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। ठीक है। अच्छा देखो, पहले वाले के बारे में सोचो, नाम में ही लिखा हुआ फंडामेंटल, बेस। अरे अगर मैं एक एग्जांपल से, मान लो घर है, घर बनाया आपने या आपका घर जो भी है, तो हम बोलते हैं ना कि घर का अगर बेस मजबूत हुआ, स्ट्रांग हुआ, तो घर भी स्ट्रांग बनेगा। तो सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ भी तो अप्लाई होता है। अरे फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करो ना, अगर फिजिक्स का कौन बेस अगर क्लियर है तो फिजिक्स में तो कुछ है ही नहीं, फिजिक्स तो उंगलियों पे हो जाता है। ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वो बेस है। अरे घर बनता है तो बेस के ऊपर ही तो पूरी की पूरी बिल्डिंग होती है तैयार। तो ऐसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको मिला के दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटी बनाई जाती है। अब वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और इसी से मिला के सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या, कौन कौन सी है, कैसे बनती है ना, इन सब के बारे में बात करते हैं अभी। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ। पहला बोला फंडामेंटल, दूसरा क्या बोला? डिराइव्ड, और तीसरा क्या बोला? तीसरा? अरे बोलो भैया, तीसरा बोला सप्लीमेंट्री। अब आगे बात करें, स्टार्ट करें। लो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? अभी मैंने क्या बोला था, देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अगर ना थोड़ा लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन अगर मैं थोड़ा सा बताऊं क्या है, जिन क्वांटिटीज का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होता है भाई, उसे फंडामेंटल बोलते हैं। यानी कि जिनका आपस में कोई रिलेशन ही ना हो। रिलेशन ना हो इसका मतलब कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे, सभी एक दूसरे से क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। जैसे मैंने, अच्छा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब नहीं, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखो। मैंने बोला, एक बोला लेंथ और एक बोला टाइम। चलो एक और ले लेते हैं, मास। ठीक है। फिर मैंने एक और सेट बनाया, ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में काफ़ी पहले का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन लिखेंगे भी हम, है ना, टॉपिक क्लियर करने के बाद। फोर्स लिखा, मास लिखा और एक्सीलरेशन लिखा। ठीक है। तो ये एक सेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ और एक सेट मैंने क्या लिखा हुआ? यहाँ लिखा हुआ। यहाँ पे लेंथ, टाइम और मास का सेट है, और वहाँ पे क्या? फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का सेट है। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब समझ आना है, बस इसका ध्यान है। देखो, क्या ये तीनों क्वांटिटी का आपस में कोई रिलेशन है? मतलब कोई ऐसा, वैसे समझो कोई ऐसा फॉर्मूला है जो ये जिस फॉर्मूले से तीनों एक दूसरे से बॉन्डेड हो? नहीं है। ये वाला तो है। क्या बोलते हो? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स, मास और एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा? डिपेंड हो रहा, एक साथ, है ना, सेट की बात कर रहा। ठीक है। ऐसे ही लेंथ, टाइम और मास का क्या है? तीनों में से आप किसी को, मतलब एक दूसरे को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो आपस में। देखो जरा, चेक करके देखो। तो ये इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, मतलब ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, और ये इनका आपस में रिलेशन था तो ये क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जो डिपेंडेंट हो कि ना हो, जो डिपेंडेंट नहीं हो एक दूसरे के ऊपर, यानी कि जो इंडिपेंडेंट हो, आपस में इंडिपेंडेंट हो, कोई रिलेशन ना हो उनका, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है। तो अगर मैं लैंग्वेज की अगर बात करूं, दोज
physical quantities which are mutually independent from each other called, ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, अभी मैंने बताया था जो ये वाला क्वेश्चन एक लिखेंगे अभी, तो इस ये वाला वर्ड जरूर ध्यान देना, जिसको मैंने अंडरलाइन करा हुआ। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आपस में कोई रिलेशन नहीं होना, यानी आपस में इंडिपेंडेंट है वो, ठीक है। अब तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन होता है, क्या होता है? जो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ऐसे कितने क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है? और याद रखना, फंडामेंटल को ही मिला के दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटी बनती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये अगला टॉपिक है अपना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, समझ में आ गया? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, वही फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। ये टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं? देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं? 7। बोलो कितने? 7, ठीक। अब कौन कौन सा है भैया बताइए जरा, बोलना। लेंथ, सबसे पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन है? लेंथ है। दूसरा है आपका भाई टाइम। तीसरा है आपका मास। चौथा है आपका टेम्परेचर। पांचवा क्या है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। छठा है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सातवां है ल्यूमिनस। स्पेलिंग अपना देख लेना है ना, हो सकता है गलत भी है। लुमिनस इंटेंसिटी। बोलो कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं? अरे बोलो ना, 7 होते हैं। कौन कौन सा? लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, बोलो साथ में मिलके बोलो। अरे जय माता दी नहीं, साथ में मिलके ये बोलो। कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? 7। कौन कौन सा? बोलो। लेंथ, दूसरा टाइम, तीसरा मास, चौथा टेम्परेचर, पांचवा करंट इलेक्ट्रिसिटी, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। याद हो गया? अरे याद हो गया? बोलो फिर से बोलो। लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, तो टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। बाकी दुनिया की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सब इन्हीं 7 से तो बनती है भाई। इन्हीं 7 को मिला के तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी बनाया जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं इसको बेस। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, फंडामेंटल बोलते हैं, क्योंकि इसी से तो मिला के बनाते हैं सब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जो आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो, जिनका कोई रिलेशन ना हो। दूसरा क्या बोला मैंने? कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? याद हो गया। लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और सॉरी ये क्वेश्चन मैंने बताया था जेई में काफ़ी पहले का आया हुआ क्वेश्चन है ये। प्लस में अगर आप HC वर्मा बुक सॉल्व करते हो तो उसमें ना ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल quantities may be considered as a set of fundamental physical quantity। ठीक है, पहला ऑप्शन है लेंथ, टाइम, मास। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका फोर्स, मास। समझने के लिए ना पेपर में जो आ रखा था उसमें ऑप्शन कुछ और दिया हुआ था, मास, एक्सीलरेशन। क्वेश्चन यही था, बस ऑप्शन थोड़ा मतलब क्वांटिटीज अलग अलग थी। सी वाला है आपका क्या, ये सी लिखा मैंने क्या, फोर्स, फिर एक लिख लेते हैं टेम्परेचर, और एक और लिख लिया मैंने क्या, मास। ठीक, और डी वाला लिखा नन। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से किसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जैसा ट्रीट किया जा सकता है। अब उसके बाद बात अच्छा, एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकता है ना, तो ध्यान देना, ऐसा नहीं कि मोर देन वन, मल्टीपल चॉइस में मोर देन वन करेक्ट आंसर है वो। और जेई का पता ही आपको एडवांस में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते तो हैं, अरे मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन भी तो आता है। अब बोलो जरा कौन सा आंसर होगा, बताओ, बोलो फटाफट। अभी हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या बोला था, जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो, जिनका आपस में कोई रिलेशन ना हो। भाई देखो लेंथ, टाइम और मास तो ये तो फंडामेंटल होता ही है, तो ये तो आंसर पहले ही सही होगा। अरे 7 फीट फंडामेंटल पढ़ा था, लेंथ टाइम मास था उसमें कि नहीं था। अच्छा, लेकिन फोर्स तो उसमें कहीं था ही नहीं, एक्सीलरेशन तो कहीं था ही नहीं। इन ऑप्शंस में तो है भाई, टेम्परेचर, मास, फोर्स, एक्स, सब कुछ दिया हुआ। ये बी वाला ऑप्शन देखो आप, तो बी वाला ऑप्शन इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। F इक्वल टू एम ए, ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। फोर्स, मास, एक्सेलरेशन एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा, तो ये कभी भी फंडामेंटल नहीं हो सकता है। सी वाला ऑप्शन देखना जरा, सी वाला ऑप्शन देखो मास और टेम्परेचर तो पहले से ही क्या है, फंडामेंटल है। फोर्स फंडामेंटल नहीं है। कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें फोर्स, मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे से बॉन्डेड हो, कोई ऐसा फॉर्मूला होता है? अभी फॉर्मूले भी आप लोगों को ज़्यादा याद नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही कर रहा है फिजिक्स पढ़ना, है ना। तो चलो अभी मैं मतलब अब ये नहीं होता है ना, फोर्स, मास, टेम्परेचर में कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी फंडामेंटल होगा। बाकी जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे आपको फॉर्मूले वगैरह भी पता होता जाएगा, तो इससे मतलब आपको भी बाद में पता चल जाए कि इनका कोई रिलेशन आपस में अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो ए और सी ऑप्शन ऐसा है जिनको फंडामेंटल के जैसा बिहेव ट्रीट किया जा सकता है। सेट में याद रखना, फोर्स फंडामेंटल नहीं होता, लेकिन अगर फोर्स, टेम्परेचर और मास के साथ रखा जाए, 3 का सेट है वो, तो ये तीनों आपस में फंडामेंटल ट्रीट किया जाएगा। आई बात समझ में, है ना। जेई का क्वेश्चन है, नोट कर लेना आप। मतलब ये था कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो डेफिनेशन था उसमें म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, उसी के ऊपर क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। चल अब तो ये था हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। दूसरा क्या है हमारा अगला, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, दूसरा वाला फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है,
derived physical quantity, derived है ना, derived physical quantity, दूसरा वाला है ना, सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी है derived physical quantity। बोलो क्या बोला था मैंने, जो फंडामेंटल से मिलके बनता है उसे डेराइव्ड बोलते हैं। अरे जो फंडामेंटल 7 है और उन 7 से मिलके जो बनता है वो क्या होता है, डेराइव्ड होता है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are derived from fundamental physical quantity, quantities called, अभी इसका मतलब समझते हैं ना, called derived physical quantities। अब देखो इसका मतलब क्या है, लिख तो दिया मैंने कि भाई जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल से मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जरा देखना, एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, मैंने ना छोटा सा एग्जांपल लिया स्पीड का। अच्छा 7 फिजिकल क्वांटिटी था फंडामेंटल, उन 7 में कहीं स्पीड था नहीं था। अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। अरे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस लेंथ तो होता है भाई, और टाइम तो पहले से ही फंडामेंटल है। अरे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक टाइप का लेंथ तो है, तो ये लेंथ फंडामेंटल होता है, टाइम भी फंडामेंटल होता है। अरे 7 फंडामेंटल था, उसमें लेंथ और टाइम था कि नहीं था। तो इसका मतलब है कि स्पीड ऐसी क्वांटिटी है जो 2 फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और टाइम से मिलके बना है। तो इसका मतलब ये स्पीड जो है 2 फंडामेंटल से मिलके बना है, तो इसका मतलब है कौन सी क्वांटिटी है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। एक एग्जांपल और, छोटा सा एग्जांपल एक और ले लेते हैं, एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक्सीलरेशन। अभी मैं समझाने के लिए ना फॉर्मूला जो लिख रहा है ये वाला देखना जरा, ये लिखा मैंने क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, और डिपेंड करता है किस एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं ना, जस्ट अभी समझने के लिए 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा ये वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये नीचे वाला टाइम जो था डिनोमिनेटर का इनटू टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ होता है एक टाइप का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका आ गया लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम। अब देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है जो लेंथ और टाइम से मिलके बना हुआ, और लेंथ और टाइम तो फंडामेंटल होता है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन फंडामेंटल से मिलके बना, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक और छोटा सा एग्जांपल है, और वो छोटा सा एग्जांपल है क्या, फोर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल है आपका, फोर्स का एग्जांपल है। अब फोर्स इक्वल टू सबको मालूम है, ये लिखा मैंने, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये। अच्छा अभी अभी बताया था मैंने, जरा याद करो तो, क्या, मास और एक्सीलरेशन बराबर क्या लिखा था, लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम। अभी थोड़ी देर इसके पहले जो लास्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। अब फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किस किस से मिलकर बना हुआ, मास फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल और लेंथ फंडामेंटल, यानी 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला के एक फोर्स क्वांटिटी बना। इसीलिए फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल और डेराइव्ड का मतलब समझ में आया। फंडामेंटल 7 होते हैं, उन 7 से मिलके जो बनता है वो क्या होता है, डेराइव्ड होता है, ठीक। अब एक छोटा सा जो तीसरा वाला फिजिकल क्वांटिटी था, क्या, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, छोटा सा है बस, है ना, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब
क्या होता है, फंडामेंटल तो पढ़ लिया हमने, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, फंडामेंटल है। डिराइव्ड भी पढ़ लिया, जो फंडामेंटल से मिलके बनता है वो डिराइव्ड होता है, यानी कि जो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है वो डिराइव्ड होता है। अब सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं भाई, किसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री? तो दो क्वांटिटी ऐसी है जो ना तो फंडामेंटल में आता है ना डिराइव्ड में आता है, इसीलिए उसको ना अलग से सप्लीमेंट्री बोला जाता है। और वो है कौन कौन सा? वो है आपका प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर collectively known as supplementary फिजिकल क्वांटिटी। ये है भाई सप्लीमेंट्री। देखो फंडामेंटल 7 होता है, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। डिराइव्ड क्या होता है? जो फंडामेंटल से मिला के जितनी भी बना लो सारी डिराइव्ड है। सप्लीमेंट्री में कौन कौन सा? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को एक साथ मिला के सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहा जाता है। क्लियर? आई बात समझ में? चलो, तो आज हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है पढ़ लिया, कितने टाइप का होता है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, थोड़ा ओवरव्यू लिया है ना। अब बाकी इसके बाद में अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट अगले सेशन में, ठीक है। अच्छा, इन सब का आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए या कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर कुछ भी चाहिए होगा आपको, तो आप sbrclasses.co.in पर विजिट करें। आप 9th क्लास से लेके 12th प्लस IIT प्लस नीट, इन सब का आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस, क्विजेज है ना, क्वेश्चंस, सॉल्व पेपर, सब कुछ मिल जाएगा आपको, है ना। यहाँ पे जाइए, आप विजिट कीजिए, और जो आपको जिस 9th to IIT, नीट, NDA सब के लिए जिसके लिए भी चाहिए होगा सब आपको मिल जाए, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो वह वहीं अपना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।